चलिए दोस्तों, आपको इस चैनल में स्वागत है। हम लोग का बायोलॉजी का 12th क्लास चल रहा था, जिसका लेसन का नाम था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें जीवाणु से रिलेटेड कुछ रोग चल रहा था। आज उसी को आगे करते हैं। तो आज का सबसे पहला रोग है डिप्थीरिया। आज का जो सबसे पहला रोग है, यानी कि आज पार्ट 5 चल रहा है, पार्ट 5 या पार्ट 6 चल रहा है, ध्यान नहीं आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का पहला क्लास आज के चलेगा डिप्थीरिया, यानी कि पूछेगा आपसे कि बताओ डिप्थीरिया किससे होता है, जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका यह बनता है कि डिप्थीरिया किससे होगा, तो जीवाणु से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया किससे होने वाला रोग है, तो डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन जीवाणु से होने वाला रोग है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यह किससे होने वाला है, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया किससे होने वाला रोग है, कोराइन। इसको फिर से लिख देते हैं, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि जीवाणु से कि विषाणु से, तो यह जीवाणु से। और कौन जीवाणु से होता है, तो यह हो जाएगा कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से फैलता है। पूछेगा कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ डिप्थीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो डिप्थीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने से, छींकने से या कहीं थूकने से या संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। सबसे पहला क्या था कि किससे होता है, यह जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु से होता है, तो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। अगला है, यह जीवाणु संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किससे फैलता है, तो थूकने से, स्वस्थ व्यक्ति थूकने से, छींकने से या खांसने से। आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रोग अगर थूकने से, छींकने से या खांसने से फैलता है तो उसका रोकथाम में याद रखिएगा कि वह संक्रमण वाला बीमारी है, यानी कि एक व्यक्ति के साथ रहने से या उसका सामान उपयोग करने से फैलता है। तो यही आपका एक रोकथाम भी याद हो जाता है कि डिप्थीरिया का रोकथाम क्या है, तो व्यक्ति से जो इस रोग से संक्रमित है उससे दूर रहना चाहिए। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इस रोग के रोगी को क्या होता है, तो जो गले के पास, जो गले के जो अंदर होता है, यहाँ सफेद एक झिल्ली बन जाता है। देखो यहाँ से सफेद एक झिल्ली बन जाता है, जिससे उसको सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है। आप फोटो में देख सकते हैं कि इस रोग में रोगी के गले के अंदर मटेमेला झिल्ली बनता है, जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। चलिए फिर से देखते हैं, यह किससे होने वाला रोग है, तो यह जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन जीवाणु से होगा, तो कोराइन बैक्टीरियम से होने वाला है। किससे होने वाला है, कोराइन बैक्टीरियम से होने वाला रोग है, जीवाणु का नाम है। आगे देखते हैं कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने से, थूकने से या उससे बात करने से या छींकने से या संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। इसमें क्या होता है कि गले के अंदर सफेद मटेमेला झिल्ली बन जाता है, जिससे आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला इसका लक्षण क्या हो जाएगा, जब बताओ यही आपको मटेमेला झिल्ली बनता है तो सांस लेने में गला दर्द करेगा। फिगर से ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए इसका लक्षण देखते हैं। तो सबसे पहला लक्षण आपका हो जाएगा, इसमें तेज बुखार आता है। सबसे पहला लक्षण क्या आ जाएगा, आपको तेज बुखार आ सकता है। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होता है। जब आपके गले के पास ही मटेमेला झिल्ली बन जाता है तो आपको कॉमन सी बात है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। आगे तीसरा देखते हैं, गले में दर्द, इसकी मांसपेशी सिकुड़ने लगता है, जिससे गले में क्या होता है, दर्द होता है। अगला चौथा क्या हो जाएगा, कैसे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने लगता है। फिर से हम लोग देखते हैं, सबसे पहला इसमें तेज बुखार होता है,
दूसरा सांस लेने में कठिनाई होती है, तीसरा देखते हैं गले में दर्द होना, चौथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना। किसका लक्षण है? तो डिप्थीरिया का लक्षण है। आगे देखते हैं इसका नियंत्रण। देखते हैं इसका सबसे पहला नियंत्रण क्या हो जाएगा। सबसे पहला, अगर कोई भी रोगी इस रोग से ग्रसित है तो उसे एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिप्थीरिया रोग अगर किसी को हो गया है तो बताओ कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए? तो एंटीटॉक्सिन। कौन लगवाना चाहिए? एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। दूसरा देखते हैं रोगी को अलग रखना चाहिए। अब बताओ, बात करने से, छींकने से, थूकने से यह रोग अगर स्वस्थ व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाता है तो आम सी बात है कि जो रोगी है उसको सब मतलब जो रोगी है उसका रख रखाव अलग से करना चाहिए, उसका अलग रूम होना चाहिए, बर्तन अलग होना चाहिए, कपड़ा उसका साफ सफाई के रखना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब उस रोगी को रख रखाव अलग से करना चाहिए। आगे देखते हैं कि शिशु को जन्म के 6 सप्ताह, शिशु के जन्म के 6 सप्ताह बाद किसका टीका लगाना चाहिए? डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। किसका टीका लगाना चाहिए? याद रखना, यह क्वेश्चन पूछता है किसका लगाना चाहिए, तो डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। देखते हैं फिर से एक बार लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है तेज बुखार होना, दूसरा लक्षण है गले में दर्द होना, तीसरा था तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना, इसका लक्षण है। तो इसे कितना ऑब्जेक्टिव बनता है हम लोग शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपसे बनता है कि यह रोग जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन आपको पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनता है। तो यह किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है। तो आज तक जितना पिछला पार्ट में पढ़े हैं वह सब किससे होने वाला था? जीवाणु से होने वाला था। आगे देखते हैं यह एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो खांसने से, थूकने से, छींकने से या उससे बात करने से स्वस्थ संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। आगे देखते हैं कि कौन बैक्टीरिया के द्वारा यह कौन जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो कोराइन बैक्टीरियम से फैलता है। किससे फैलेगा? कोराइन, म नहीं है लास्ट में, न है, कोराइन बैक्टीरियम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ बन जाता है। पूछेगा कि जो गले के पास कैसा रंग बन जाता है? तो गले के पास सफेद मटमैला झिल्ली का निर्माण हो जाता है। आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पूछेगा कि लक्षण, तो लक्षण सबसे बताना है तेज बुखार, दूसरा सांस लेने में कठिनाई, तीसरा गले में दर्द और चौथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना। आगे आपसे 1 नंबर चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ डिप्थीरिया रोग में कौन सा टीका बच्चों को देना चाहिए? तो कौन सा टीका देना चाहिए? डीपीटी का टीका देना चाहिए। अगर आपसे पूछे कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए तो कौन सा? एंटीटॉक्सिन लगवाना चाहिए। ये आपका हो गया 5वां। यानी कि ये इस डिप्थीरिया से 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बन सकता है जो हम आपको बता रहे हैं। आगे देखते हैं। चलिए अगला रोग है आपका टेटनस। इसे टिटनेस भी बोल सकते हैं। रोग का नाम है क्या? टेटनस। टिटनेस रोग पूछा है कि बताओ इस रोग को किस रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो इस रोग को धनुष्टकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ बनता है। तो बताओ टेटनस के दूसरा नाम क्या है? तो टेटनस को धनुष्टकार के नाम से भी कहा जाता है, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। अगला देखते हैं। बताओ यह रोग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है कि विषाणु से फैलता है? तो यह रोग किससे फैलेगा? जीवाणु से फैलेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ बनता है, यह रोग किससे फैलने वाला है? तो यह जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। आगे देखते हैं यह कौन जीवाणु से फैलेगा? यह फैलता है तो
ठीक है, यह जीवाणु से फैलता है। तो कौन जीवाणु से फैलता है? तो जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। लिख देते हैं क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से फैलता है। आपका यहाँ बन सकता है तीसरा ऑब्जेक्टिव, यह जीवाणु शरीर में कहां से प्रवेश करता है? तो आपको कहीं कट जाए, फट जाए, चोट लग जाए, वहां से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, टेटनस को किस नाम से जाना जाता है? तो टेटनस को धनुष्कार नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जीवाणु से फैलता है कि विषाणु से फैलता है? तो यह किससे फैलने वाला रोग है? जीवाणु से फैलने वाला रोग है। आगे देखते हैं कौन जीवाणु से फैलने वाला रोग है? तो क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु से, क्लोस्ट्रीडियम टिप्टेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिप्टेनी नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग होता है। यह शरीर में कहां से प्रवेश करता है? तो कहीं कट जाए, फट जाए, चोट लग जाए, वहीं से आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। आपका स्किन भी इम्यून सिस्टम के अंदर आता है, प्रतिरक्षण तंत्र के अंदर आता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। आगे देखते हैं इसका लक्षण। अगर किसी आदमी को टेटनस है तो सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा? शरीर में अकड़न उत्पन्न होता है। शरीर में क्या उत्पन्न होता है? शरीर में अकड़न उत्पन्न होता है। दूसरा क्या हो सकता है? श्वास पेशी सिकुड़ने लगता है। दूसरा क्या होता है? श्वास पेशी सिकुड़ने लगता है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। खाने निगलने में, बताओ जिस नली से हम लोग खाना खाते हैं, अगर वही नली सिकुड़ना स्टार्ट, संकुचन की क्रिया हो जाए, संकुचित हो जाए, तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि खाना निगलने में क्या होता है? कठिनाई होता है। अगला कहा जाएगा चौथा, गर्दन, जबड़े एवं चेहरे के मांसपेशी में पांचघात हो जाता है। पांचघात कहने का मतलब इस सब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर से देखते हैं, शरीर में अकड़न उत्पन्न हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? श्वास पेशी सिकुड़ जाता है, संकुचित होने लगता है। खाना निगलने में कठिनाई होने लगता है। आगे देखते हैं, गर्दन, जबड़े, चेहरे के मांसपेशी सिकुड़ना यानी कि पांचघात होना स्टार्ट हो जाता है। इसका नियंत्रण देखते हैं। इसका नियंत्रण है सबसे पहला कि आपको अगर कहीं चोट लगे, आपको पता होगा कि अगर आपको कहीं लोहा से कट जाए या कहीं भी कट फट जाता है, तो आप लोग जिस कुछ टीका लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उसे एक इंजेक्शन लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ATS, यानी कि चोट लगने पर किसका कौन सा टीका लेना चाहिए? तो ATS लगवाना चाहिए। अगर ठीक है, ये तो किसको हो गया? चोट लगने पर। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी ये टेटनस नहीं हो, तो उसके लिए जो छोटा बच्चा, उसको किसका इंजेक्शन देना चाहिए? तो DPT का इंजेक्शन देना चाहिए। यहाँ आप लोग देखें कि अगर चोट लगे, कहीं आपको कट जाता है, फट जाता है, तो डॉक्टर के यहाँ जाके किसका टीका लेते हैं? तो ATS का टीका लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि छोटा बच्चा उसको कभी टेटनस ना हो, तो उसको कौन सा टीका लगाते हैं? ATS का टीका लगाते हैं। अगला देखते हैं तीसरा, घाव को स्वच्छ तथा धूल से बचाना चाहिए। अगर आपको कहीं कट जाए तो डिटॉल से साफ रखना चाहिए, उस पर पट्टी लगा देना चाहिए, ताकि उसके द्वारा टेटनस आपके शरीर में प्रवेश नहीं करे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, चोट लगने पर कौन सा टीका? ATS का टीका। बच्चे को कौन सा टीका? DPT का टीका। तीसरा देखते हैं कि अगर यह रोग कट जाने, फट जाने, वहीं से होता है, वहीं से जीवाणु अंदर प्रवेश करता है, तो हम लोग को सबसे पहला कारण क्या होना चाहिए कि कहीं भी घाव है या कहीं कट जाए, कहीं फट जाए, तो वहां स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा रखना चाहिए, धूल से बचाना चाहिए। तो आप लोग जितना जीवाणु से रिलेटेड रोग था लगभग हम पढ़ा चुके हैं। अब जितना चलेगा इसके बाद सब विषाणु से रिलेटेड चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक प्लेग भी देख लेते हैं जो जीवाणु से होता है, एक प्लेग भी देख लेते हैं। चलिए आपसे पूछ सकता है
कि प्लेग के दूसरा नाम क्या है, तो ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। प्लेग को क्या कहा जाता है, ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। कहने का मतलब इससे बहुत ज्यादा संख्या में लोग मरा थे, यानी कि लोगों की मृत्यु हुई थी, इसी कारण से इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। अब पहला ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ पूछ सकता है कि ये बताओ जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है, तो यह जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होता है, जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा जीवाणु से होगा, तो पास्चुरेला, कौन सा होगा, पास्चुरेला पेस्टिस, किससे होगा, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ बन जाता है। आगे पूछता है कि यह रोग किससे होता है, तो यह रोग चूहा से हो सकता है, गिलहरी से हो सकता है, इसका वाहक दोनों है। यानी कहने का मतलब कि यह रोग चूहा में तो होगा, लेकिन चूहा इस रोग से ग्रसित नहीं होता है, यह मानव को इस रोग से ग्रसित कर देता है। यानी कि अगर वाहक पूछे कि प्लेग के वाहक कौन है, तो चूहा। पूछा बताओ निम्नलिखित में से प्लेग किसके द्वारा फैलता है, तो अगर ऑप्शन में चूहा है तब पर भी ठीक है, अगर गिलहरी है तो वो भी ठीक है। जनरली आपको चूहा ही मिलता है। याद रखिएगा कि यह बीमारी किससे फैलता है, तो चूहे तथा गिलहरी से फैलता है। यह किससे होने वाला रोग है, तो जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन जीवाणु से होने वाला रोग है, तो पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस से होने वाला रोग है। चलिए इसका लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण, रोगी को तेज बुखार। रोगी को क्या है, तेज बुखार, गर्दन में गिल्टी, टांग में गिल्टी। अगर इतना लक्षण आपको मिले तो समझ जाना कि वह व्यक्ति प्लेग से ग्रसित है। पहला क्या हो जाएगा, तेज बुखार आना, दूसरा पैर में गर्दन में गिल्टी होना, दूसरा पैर में या टांग में गिल्टी होना। यह किसका लक्षण है, तो प्लेग का लक्षण है। आगे देखते हैं इसका नियंत्रण। सबसे पहला नियंत्रण हम लोग देखते हैं कि अगर यह रोग चूहा तथा गिलहरी से फैलता है तो सबसे पहला नियंत्रण ये हो सकता है कि घरों में चूहों तथा गिलहरी को आने से रोकने से। सबसे पहला क्या हो सकता है, घरों में चूहे तथा गिलहरी को आने से रोकने से इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, पहले देखते हैं कि प्लेग का वैक्सीन लगाना चाहिए। किसका वैक्सीन लगाना चाहिए, प्लेग का वैक्सीन लगाना चाहिए। आगे देखते हैं कि इस रोग में किसका उपयोग करना चाहिए, तो सबसे पहला हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। किसका उपयोग करना चाहिए, टेट्रा, यहाँ ट्रा लगा दीजिएगा, टेट्रासाइक्लिन। पहला क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। दूसरा का क्या हो जाएगा, अस्टेप्रोमाइसिन, यहाँ लिख देते हैं अस्टेप्रोमाइसिन, टेट्रा छुटा हुआ है। अगला क्या हो जाएगा, अस्टेप्रोमाइसिन का उपयोग करना चाहिए। तीसरा क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग करना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग करना चाहिए। यह तीन चीज के उपयोग करने से आप इस रोग से बच सकते हैं। अब इसके बाद जितना रोग चलेगा सारा विषाणु से चलने वाला रोग है। चलिए देखते हैं अगला, रैबीज। अगला आपका आ जाता है रैबीज। पूछा कि यह रैबीज किससे फैलता है, जीवाणु से कि विषाणु से, तो यह बताना है किससे फैलने वाला रोग है, विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्टिव बनता है, ये किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। आपसे पूछेगा कि बताओ रैबीज का दूसरा नाम क्या होता है। रैबीज को एक और नाम से बुलाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, तो रैबीज को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोफोबिया किसको बोला जाता है, तो रैबीज को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। यह किससे फैलने वाला रोग है, तो विषाणु से फैलने वाला रोग है। कौन सा विषाणु से फैलने वाला रोग है, पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है। किससे फैलेगा, तो रेबडो, किससे फैलेगा, रेबडो वायरस, रेबडो वायरस से फैलने वाला रोग है। यह किससे फैलता है,
तो रेबडो वायरस से फैलने वाला रोग है। आपका तीसरा पहला ऑब्जेक्टिव। इसका दूसरा नाम क्या है? तो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह सकता है कि हाइड्रोफोबिया का वर्णन करें, तो समझिए कि आपको क्या बोल रहा है, रेबीज का ही वर्णन करना है। ये अलग रोग नहीं है, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। यह जीवाणु से कि विषाणु से? तो यह विषाणु से फैलने वाला रोग है। किस विषाणु से फैलेगा? तो रेबडो वायरस से। रेबडो वायरस से फैलने वाला रोग है। पूछेगा कि इसमें कौन अंग प्रभावित होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि बताओ रेबीज में कौन अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह आपका चौथा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फिर पूछेगा कि यह फैलता कैसे है? जो रेबीज रोग है वो किससे फैलता है? तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि रेबीज रोग कुत्ता के काटने से फैल सकता है, रेबीज रोग बिल्ली के काटने से फैल सकता है, रेबीज रोग गीदड़ के काटने से फैल सकता है, रेबीज रोग चमगादड़ को काटने से फैल सकता है। पहला देखिए, रेबीज रोग किसको काटने से फैलता है? तो रेबीज रोग कुत्ते को काटने से फैलता है। दूसरा, रेबीज किससे फैल सकता है? बिल्ली से फैल सकता है। दूसरा, अगला गीदड़ से फैल सकता है। और चौथा, चमगादड़ से फैल सकता है। इसीलिए अगर आप घर में पालतू जानवर किसी भी प्रकार के रखते हैं तो उसको इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। चलिए इसका हम लोग लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? तो हल्का सिर दर्द, बुखार के साथ गले में दर्द होता है। देखिए कॉमन सी बात है, अगर आपको किसी भी रोग का लक्षण पूछे तो यह सिर दर्द लगा सकते हैं। यह कॉमन है, यह हर एक बीमारी में लगभग होता है। सिर दर्द लगा सकते हैं। पहला हम इसका लक्षण देखते हैं। सिर दर्द के साथ हल्का बुखार तथा गले में दर्द आना किसका लक्षण है? रेबीज का लक्षण है, पहला लक्षण है। दूसरा देखते हैं, घाव पर तेज जलन होना। जहां आपको कोई भी काटा हो चारों में से, वहां अगर आपको तेज जलन है तो समझ जाइए रेबीज का लक्षण है। अगर आप तरल पदार्थ खाते हैं, निगलते हैं, और अगर निगलने में दिक्कत है, समझिए रेबीज का लक्षण है। अगर आप पानी को देखकर डर रहे हैं, तेज रोशनी को देखकर डर रहे हैं, तो समझिए कि यह किसका लक्षण है? रेबीज का लक्षण है। सबसे पहला लक्षण, सिर दर्द के साथ हल्का बुखार, गले में दर्द। दूसरा लक्षण, घाव के स्थान पर तेज बुखार, तेज जलन। तीसरा देखते हैं, तरल पदार्थ को निगलने में कठिनाई। चौथा देखते हैं, पानी को देखकर डर जाना। पांचवा देखते हैं, तेज रोशनी को देखकर डर जाना। ये सब अगर इतना लक्षण आप में है या किसी में है तो आप बता सकते हैं कि वह व्यक्ति रेबीज रोग से ग्रसित है। इसका रोकथाम देखते हैं। रोकथाम या नियंत्रण भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके घर में अगर आप छोटा है, छोटा बच्चा है, तो उसको किसका टीका देना चाहिए? तो उसको HDCV या RVA रेबीज का टीका लगाना चाहिए। किसको टीका लगाना चाहिए? कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो HDCV तथा RVA का टीका लगाना चाहिए। अगर आप घर में जानवर रखे हैं तो उसको किसका टीका लगाना चाहिए? एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। किसका टीका लगाना चाहिए? एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। आगे, अगर आपको घाव है या कहीं कोई काट ले तो उसको क्या करना चाहिए? साबुन से धो देना चाहिए। क्या करना चाहिए? साबुन से धो देना चाहिए। फिर से एक बार देखते हैं इसका रोकथाम क्या हो जाएगा। सबसे पहला HDCV तथा इसका RVA का टीका लगाना चाहिए। दूसरा देखते हैं कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार के जानवर, आप पालतू जानवर पालते हैं, अगर आपको रेबीज से बचना है उसको एंटी रेबीज का टीका लगा देना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई जानवर काट ले तो उसको साबुन से जल्दी धो देना चाहिए। इसका क्या हो गया? नियंत्रण यानी कि रोकथाम हो गया। तो फिर से इसको एक बार रिपीट मार लेते हैं। तो रेबीज सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ बनता था कि इसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो इससे हाइड्रोफोबिया के नाम से बुलाया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव किससे फैलता है? यह जीवाणु से, विषाणु से? यह जीवाणु से उत्पन्न होता है। अगला, यह कौन सा, अगर आपको कोई विषाणु है तो यह कौन विषाणु है? तो ये कौन हो जाएगा? रेबडो वायरस नाम के विषाणु होता है जिससे कौन रोग फैलता है? रेबीज रोग फैलता है।
आगे देखते हैं, यह बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो कुत्ते को काटने से, बिल्ली को काटने से, गीदड़ को काटने से तथा चमगादड़ के काटने से यह रोग फैलता है। इसका रोकथाम, तो अगर इस रोग से इसका लक्षण क्या होगा? तो सबसे पहला, अगर किसी व्यक्ति को सिर में दर्द के साथ बुखार है और गले में भी दर्द है तो समझिए कि कौन रोग से ग्रसित है व्यक्ति? वह व्यक्ति रेबीज रोग से ग्रसित है। अगर घाव के स्थान पर तेज जलन है तो वह व्यक्ति कौन रोग से ग्रसित है? रेबीज रोग से ग्रसित है। तरल पदार्थ को निगलने में दिक्कत है, समझिए कि वह व्यक्ति रेबीज रोग से ग्रसित है। अगर कोई पानी देख के डरे, समझिए कि वह रेबीज रोग से ग्रसित है। एक लक्षण नहीं, कुछ लगभग लक्षण मिलना चाहिए, तब समझना चाहिए कि वह व्यक्ति रोग से ग्रसित है। ऐसा नहीं कि सिर दर्द है तो बोल देंगे कि चलो तुमको रेबीज हो गया। नियंत्रण, अगर कोई घर में इंसान है, अगर उसको चाहते हैं कि अगर उसको कभी भी रेबीज ना हो तो उसको HDCV तथा RVA, अगर मान लीजिए कि आपको काट दे कुत्ता या कोई भी बिल्ली, चमगादड़, तो उसको किसका चाहिए? HDCV तथा फिर कौन सा? RVA। कितना दिन तक? 5 दिन तक लगातार यह इंजेक्शन यानी कि यह टीका लगवाना चाहिए। अगर आप घर में जानवर रखे हुए हैं तो उसे एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। अगर कहीं काट ले तो उसको पानी से अच्छे से धो देना चाहिए, साबुन से अच्छे से धो देना चाहिए। अगला रोग देखते हैं, चलिए अगला है पोलियो। अगला क्या है? पोलियो। देखिए आपसे पहला जब भी पूछेगा कि यह रोग जीवाणु से फैलता है कि विषाणु से फैलता है, तो यह रोग किससे फैलने वाला है? यह रोग विषाणु से फैलने वाला रोग होता है। तो इससे कौन वायरस यानी कि कौन विषाणु से फैलेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर यह विषाणु से फैलता है तो ठीक है, कौन सा विषाणु से फैलता है? तो यह किससे फैलेगा? माइलिटिस। किससे फैलेगा? पहले लगाते हैं पोलियो, यानी कि पोलियो माइलिटिस वायरस के नाम से यह रोग फैलता है। किससे फैलता है? पोलियो माइलिटिस। पोलियो माइलिटिस वायरस के द्वारा फैलता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो जल तथा भोजन के माध्यम से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को पोलियो है, अगर उस व्यक्ति का जो मूत्र या मल है उस पर मक्खी बैठे, वही मक्खी अगर जल तथा भोजन पर बैठ जाए तो उससे आप पोलियो के शिकार हो सकते हैं। पूछा गया किस माध्यम से फैलता है? तो जल तथा भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फिर इसका लक्षण देखते हैं कि इसका लक्षण क्या है। सबसे पहला, तेज बुखार आना इसका लक्षण है। क्या लक्षण है? तेज बुखार आना लक्षण है। आगे देखते हैं, विकलांग होना। सबसे पहला लक्षण क्या था? तेज बुखार आना किसका लक्षण है? पोलियो का लक्षण है। दूसरा देखते हैं, विकलांगता होना, यानी कोई व्यक्ति अगर विकलांग है हो रहा है, समझिए तो उसको किसका? पोलियो के कारण उसका कोई ना कोई अंग काम करना बंद कर देता है। तीसरा क्या हो जाएगा? सांस लेने में कठिनाई होना। चौथा, पेट का फूल जाना। पहला तेज बुखार आना, दूसरा विकलांग होना, या तो कमर से हो जाए, हाथ से हो जाए, पैर से हो जाए। विकलांग होना, तेज बुखार आना, विकलांग होना, सांस लेने में दिक्कत होना तथा पेट फूल जाना, यह किसका लक्षण था? पोलियो का लक्षण था। चलिए इसका नियंत्रण देखते हैं। सबसे पहला नियंत्रण, बच्चों को गंदे स्थान से दूर रखना चाहिए। यह रोग अगर गंदे भोजन या जल यानी कि मूत्र और मल के द्वारा फैलता है तो सबसे पहला होना चाहिए कि बच्चे को कहां से दूर रखना चाहिए? गंदे स्थानों से दूर रखना चाहिए। बच्चे को गंदे स्थानों पर खेलने से रोकना चाहिए।
बच्चे को क्या करना चाहिए, गंदे स्थानों से खेलने से रोकना चाहिए। दूसरा कि कुछ टीका ऐसा होता है जिसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, कुछ टीका ऐसा होता है जिसे ड्रॉप के द्वारा दिया जाता है, बूंद के द्वारा दिया जाता है, यानी कि दवाई के द्वारा पिलाया जाता है, मुंह में पिलाया जाता है। कि बच्चे को क्या देना चाहिए, पोलियो का दवा पिलाना चाहिए। कितने तक, 5 साल तक। सबसे पहला गंदे स्थानों से दूर रखना चाहिए। दूसरा बच्चे को खेलने से रोकना चाहिए, बच्चे को गंदे स्थानों पर खेलने से रोकना चाहिए। तीसरा बच्चे को पोलियो ड्रॉप दिलाना यानी कि पिलाना चाहिए। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। आज भर इतना ही। फिर कुछ जो बचा हुआ रोग है जो विषाणु से रिलेटेड है वो अगला दिन होगा। आज भर इतना ही रहने देते हैं। चलिए।